की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज पुनः आपके सामने अपनी नई वीडियो लेकर के उपस्थित हुई हूँ, जिसका विषय है व्यंजन। इससे पहले हम लोग वर्णमाला में स्वर पढ़ चुके हैं। व्यंजन की बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी, तो मैंने अपनी नई वीडियो बना ली है। आज हम पढ़ रहे हैं व्यंजन। व्यंजन के अंतर्गत आप पढ़ेंगे व्यंजन क्या है, व्यंजन के कितने भेद हैं, व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या है, यह ध्वनि के आधार पर व्यंजनों के क्या क्या ये घोष और अघोष होते हैं। व्यंजनों से संबंधित आपका चाहे सीटेट हो, यूपी टेट हो या फिर अन्य कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा हो, उन सब में आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो शुरू कर देते हैं हम लोग अपनी क्लास व्यंजन। तो यदि हम बात करें वर्णमाला की, जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि वर्णमाला में हिंदी की वर्णमाला में कुल वर्ण होते हैं 52, जिसमें से स्वर की बात करें तो कुल स्वर होते हैं 13 और व्यंजन की बात करें तो कुल व्यंजन होते हैं 39 अर्थात 39। अब इन व्यंजनों को भी विद्वानों ने, हिंदी विषय विशेषज्ञों ने अलग अलग भागों में बांट दिया है। जब हम शुरू करते हैं क से मां तक के वर्ण, तो वो सब चले जाते हैं स्पर्श व्यंजन में। यदि कभी भी प्रश्न आता है स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तो स्पर्श व्यंजन है 25। कैसे? यहां से अगर आप करेंगे क से लेकर के मां तक के वर्ण पूरे के पूरे ये 25 हैं और ये कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। अब प्रश्न आता है स्पर्श व्यंजन क्या है और इन वर्णों को स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है? तो मुख के जिस हिस्से से वर्ण का उच्चारण हो रहा है, वो उच्चारण स्थान उनका यहाँ पर बता दिया जाएगा और उच्चारण स्थान की वजह से ही उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कि आपने कहा कि वर्ग कितने हैं, तो वर्ग है 5। व्यंजनों में वर्ग 5 है। वर्ग कैसे 5 है? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। अगर प्रश्न में पूछा जाए कि वर्ग कितने, तो वर्ग 5 क, च, ट, त, प। वर्ण कितने? 25। तो कवर्ग में ये पांचों वर्ण आ गए क, ख, ग, घ, अंग। चवर्ग में च, छ, ज, झ, ञ, टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न और तवर्ग में त, थ, द, ध, न और पवर्ग में प, फ, ब, भ, म। अब इसी के साथ में हम लोग उच्चारण की भी बात कर लेते हैं कि इनका उच्चारण कहाँ से हम करते हैं। तो इनका उच्चारण आप खुद बोल करके देखें, आप ना स्वयं अपने अनुभव से सीखें कि जब हम का बोलते हैं तो का उच्चारण स्थान हमारा कहीं ना कहीं कंठ से हो रहा है। सिर्फ मुंह खोल लेने मात्र से आपका उच्चारण नहीं होता, जब तक कि आप कंठ पर जोर नहीं देते। कंठ पर जोर देंगे तभी वो आ बोल रहा था, ए आ कंठ है, क्योंकि कंठ पर जोर पड़ता है। वैसे ही क सिर्फ आ खोला, ध्वनि नहीं आएगी जब तक आप कंठ से थोड़ा सा प्रयास नहीं करेंगे। तो क, ख, ग, घ, अंग जब हम देखते हैं तो ये हो जाते हैं उच्चारण स्थान की दृष्टि से कंठ है, क्योंकि इनका उच्चारण कंठ से होता है। फिर आप पढ़ेंगे चा, छा, जा, झा, इया। तो ये जो उच्चारण है आप देख रहे होंगे, उच्चारण करते समय आपकी जिह्वा हल्की सी तालु को स्पर्श करती है। जब वर्ण का उच्चारण करते समय तालु स्पर्श करे तो वो कहलाता है तालव्य। अब देखिएगा, ये टवर्ग बोलते समय आप क्या कर रहे हैं? ट, ठ, आपका जो ये जिह्वा है पलटा खा रहा है। जब आपकी जिह्वा पलटा खाती है तो वो स्थान कहलाता है मूर्धा, अर्थात ट, ठ, ढ ये वर्ण कहलाते हैं मूर्धन्य। दंत्य पर आ जाए, तवर्ग। तवर्ग का उच्चारण करते समय आप देखिएगा आपकी जिह्वा दांतों पर प्रेशर मारती है। त, थ, द, ध, न। तो इन सबको बोलते समय हमारे कहीं ना कहीं दांत प्रयोग में आ रहे हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान हो गया दंत्य। अब आगे के वर्ण देखें तो प, फ, ब, भ। तो आपके कहीं ना कहीं होठ मिल रहे हैं, जिन्हें संस्कृत में कहते हैं ओष्ठ। तो ये वर्ण हो गए ओष्ठ। कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, चवर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य,
टवर्ग का मूर्धन्य, तवर्ग का दंत्य और पवर्ग का ओष्ठ्य हो जाता है। ये तो हो गए आपके स्पर्श व्यंजन पूरे 25। अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन होते हैं 11 लावा। अब इनको अंतस्थ क्यों कहा? अंतःस्थ अर्थात मुख के किसी भी हिस्से से अलग अलग उच्चारित होने वाले वर्ण अंतस्थ कहलाए। अर्थात मुख के अलग अलग हिस्से से जो उच्चारित हो रहे हैं वो अंतस्थ है। अब आप देखिएगा या के लिए आप जैसे चा बोल रहे हो ना, वैसा ही या बोलता है, तो इसका जो ये या है, या का उच्चारण स्थान भी तालव्य है। रा को आप देखते हैं री की तरह मूर्धन्य है। ला आप देखते हैं दांत के ऊपर मसूड़ों पर स्पर्श करता है, तो ला हो जाता है आपका दंत्य। बचा आपका वा वी फॉर वैन वाला। यदि बा होता तो ओष्ठ्य हो जाता, ये रहा बा से बकरी, तो बा ओष्ठ्य है क्योंकि आपके दोनों होठ मिल रहे हैं। जबकि वा के लिए आप क्या करते हैं, दांत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग करते हैं। होठों के ऊपर दांत आ जाते हैं, तब जाकर के हम बोलते हैं वा। अर्थात वी फॉर वैन के लिए तो ये जो वर्ण है इसका उच्चारण स्थान हो जाता है दंत्योष्ठ। दंत प्लस ओष्ठ बराबर के मिलाकर के बन गया दंत्योष्ठ। अब आगे देख ले, ऊष्म व्यंजन है। यदि अंतस्थ व्यंजन पूछे तो 4, ऊष्म व्यंजन पूछे तो 4 श श स ह। इन्हीं वर्णों को जो आप ऊष्म व्यंजन बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन को दूसरी तरफ हम कह देते हैं संघर्षी व्यंजन, क्योंकि हमारे मुख के अंदर इनको उच्चारण करते समय घर्षण होता है, ऊष्मा निकलती है, गर्माहट आ जाती है, तभी तो इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। उच्चारण की बात करते हैं शा। यदि आप शा बोलते हैं तो फिर वही शा यहाँ आ गया तालव्य में, फिर श आ जाता है मूर्धन्य में, फिर आता है सा फिर वही दंत्य में आ गया। अर्थात श तालव्य है, श मूर्धन्य है, स दंत्य है, बचता है आपका हा। जो आप वर्ण बोल रहे हैं वो होता है कंठ, क्योंकि जब आप हा बोल रहे हैं, हा बोल रहे हैं या फिर आप आ बोल रहे हैं, उन सब के लिए आप कंठ का प्रयोग करते हैं। तो इस हा का उच्चारण स्थान कंठ हो गया। और ये जो तीनों के तीनों वर्ण हैं, ये सारे के सारे वर्ण संघर्ष करने वाले कहलाते हैं। फिर देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? संयुक्त किसे कहते हैं? जो वर्ण दो वर्णों के योग से बने, वो संयुक्त वर्ण। जैसे कि हमने स्वर में पढ़ा था, स्वरों के 4 संयुक्त वर्ण होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। 4 संयुक्त वर्ण है और 4 ही आपके संयुक्त व्यंजन है, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो ज्ञ की यदि हम ये क्षत्रिय की जो क्ष है इसकी बात करें तो क्षत्रिय किससे मिलकर के बना? ये जो क्ष है, क्ष किससे मिलकर के बना है? क्ष बना है का प्लस श षटकोण के मेल से। 4 संयुक्त व्यंजन है, 4 संयुक्त व्यंजन है, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। तो जो ये क्षत्रिय वाला क्ष वाला है, क्ष बनता है का और श से। आगे है त्र से त्रिशूल आप बोलते हैं। त्र की ध्वनि अगर देखेंगे तो त और रा से मिलकर के बना है। अब ज्ञ की बात करते हैं तो ज्ञानवान जो वर्ण है ज्ञ, ये बनता है जा और इया से, अर्थात चवर्ग का 5वां वर्ण है इया। अब रह जाता है श्र। श्र के लिए भी मैं बता देती हूँ, श्र जो ये वर्ण है इसका निर्माण होता है श और रा से। श्र का निर्माण हुआ श प्लस रा से, क्ष बना का और श से, त्र बना ता और रा से, ज्ञ बना जा और इया से। ये वर्तनी में बहुत काम आता है, संधि में बहुत काम आता है।
जब आप संधि करेंगे या फिर वर्तनी करेंगे उस समय पर आपको क्ष और त्र और ज्ञ और श्र को इनको अलग अलग करना पड़ता है वर्तनी के लिए। उस स्थिति में हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि क्षत्रिय अगर वर्ण लिखा है तो इसकी वर्तनी कैसे होगी। तो वर्तनी का मैं जो चैप्टर है वो अगली वीडियो में मैं वर्तनी विश्लेषण लेकर के आऊंगी जो बीए में भी लगा हुआ है। और ये जो वीडियो हम बना रहे हैं वर्ण और व्यंजनों की, तो ये सिर्फ हायर लेवल के लिए नहीं है कि कंपटीशन के लिए ही पढ़ी जाए। ये जो प्राइमरी का बच्चा है, जब आप पहली क्लास के बच्चे की किताबें या कॉपियां देखते हैं तो वहां भी हिज्जे लगाकर पढ़ाने के लिए, हिज्जे मतलब स्पेलिंग, जब स्पेलिंग लगाकर स्पेलिंग को बता करके पढ़ाया जाता है तब भी हम वहां वर्तनी का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना क अ म अ ल अ, कमल, क्योंकि कमल के क म ल में दोनों तीनों वर्णों में आ की ध्वनि है। जब उसमें बड़े आ की ध्वनि लगा दी तो कमला, बड़ी ई की ध्वनि लगा दी तो कमली, इस तरह के वर्ण बन जाते हैं। तो ये हो गए आपके यहाँ पर व्यंजन कि यदि व्यंजन पूछे गए तो 39 39, यदि स्पर्श व्यंजन पूछे गए 25, अंतस्थ व्यंजन पूछे गए 4, ऊष्म व्यंजन पूछे गए 4 और संयुक्त व्यंजन पूछे गए तो 4। अब एक प्रश्न और पूछ लेते हैं कि आगम वर्ण कौन कौन से हैं जो अभी की वर्णमाला में आए हैं। जब हम लोग पढ़ा करते थे उस समय इन वर्णों का प्रयोग नहीं होता था और गै ज्ञानी पर जाकर के वर्णमाला खत्म हो जाती थी। गै ज्ञानी के बाद भी एक श्र आ गया, अर्थात ये जो आगम वर्ण है ढ़ ड़ और श्र, ये आगम वर्ण है। आगम वर्ण जो ये ड़ और ढ है इनका प्रयोग मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। जब हम सड़क लिखते हैं, पढ़ना लिखते हैं, उस समय पर इस बिंदु का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो आगम वर्ण कितने? 3, ड़ ढ श्र। और यदि पूछा जाए कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं? उत्क्षिप्त, उत माने ऊपर, क्षिप्त माने फेंकना, अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय आप एक उछाल सा महसूस करते हैं, आपकी जिह्वा उछाल मारती है। तो ढ़ और ढ ये दोनों वर्ण कहलाते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। कभी कभी प्रश्न आ जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हैं, द्विगुण व्यंजन कितने हैं। तो द्विगुण भी यही दोनों हैं, क्योंकि देख रहे हैं ना जो ये ड ढ यहाँ पर है, दोनों ड और ढ है, और यहाँ सिर्फ नीचे बिंदु लग जाने के कारण ये हो गया ड़ और ढ। तो ये दोनों वर्ण उत्क्षिप्त भी कहलाते हैं और द्विगुण भी कहलाते हैं। और यदि संयुक्त व्यंजन पूछे तो ये चारों हो गए। आगम व्यंजन पूछे तो ड़ ढ श्र 3। ये तो आपके यहाँ पर व्यंजनों की व्यवस्था हो गई। अब आगे इससे संबंधित कुछ और भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है कि स्वर तंत्री के आधार पर जो व्यंजन है या फिर वर्ण है उनके कितने भेद हैं, अर्थात ये जो स्वर तंत्री हमारी झंकृत होती है। स्वर तंत्री के आधार पर वर्णों के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन दोनों आ गए यहाँ पर। स्वर तंत्री के आधार पर वर्ण के 2 भेद हैं, एक को कहते हैं सघोष और दूसरे को कहते हैं अघोष। सघोष व्यंजन कौन से हैं? सघोष व्यंजन वो होते हैं जो हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, अर्थात ये कवर्ग है, कवर्ग का ये पहला नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। इस तरह से हम पूरे क्रम में अगर हम ले लें तो वैसे ही तो 25 वर्ण बनेंगे। ये अपने वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा है, ये अपने क्रम का दूसरा, तीसरा, अपने वर्ग का, और ये भी अपने ही वर्ग का है। तो हम शॉर्टकट में कह सकते हैं कि अपने वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, अर्थात ये सारे आ गए। अब यहां से लेकर के यहां तक के ये तीसरा, ये वाले, ये वर्ण सघोष कहलाएंगे। तो हम डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि सघोष व्यंजन कौन से हैं? सघोष व्यंजन है हर वर्ग का
अघोष में चले जाते हैं। प्रश्न कहीं से भी पूछे सघोष व्यंजन कौन से हैं, तो सघोष व्यंजन हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा प्लस आपका अंतस्थ, और यदि वर्णों की स्वर में पूछे तो स्वर हो गए आपके सघोष। ये हो गए आपके सघोष व्यंजन। अब आगे देखते हैं, ये अगला जो भेद है वो है अघोष का। जिस वर्ण को उच्चारण करते समय आपकी जो स्वर तंत्रियां हैं वो झंकृत नहीं होती हैं, वो कहलाते हैं अघोष व्यंजन। अब अघोष व्यंजन के लिए जो ये पहले बच गए, ये तो सघोष हो गए, तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष हो गया। और अघोष के अंतर्गत हर वर्ग का पहला और दूसरा, अर्थात कखा, चछा, टठा, तथा और पा, फा जो वर्ण है वो हो गए पहला, दूसरा, प्लस हो जाता है आपका ऊष्म व्यंजन। अर्थात आप कह सकते हैं अघोष व्यंजन में हर वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण एवं ऊष्म जो व्यंजन होते हैं वो अघोष में आ जाते हैं। सघोष में हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और प्लस आपके अंतस्थ और प्लस आपके स्वर, ये सब चले जाते हैं सघोष में। एक प्रश्न और आता है कि प्राणवायु के आधार पर वर्णों के कैसे भेद हैं, ये कितने भेद हैं। तो प्राणवायु के आधार पर वर्णों के दो भेद हैं, एक कहता है अल्प प्राण और दूसरा कहते हैं महाप्राण। अब इसका मतलब क्या हुआ, प्राण माने वायु, अर्थात जिन वर्णों को उच्चारित करते समय आपके मुख से ज्यादा हवा आए वो कहलाते हैं महाप्राण, और जिन वर्णों को उच्चारित करते समय हमारे मुख से कम हवा आए वो कहलाते हैं अल्प प्राण। अब हाथ लगा लीजिए, अनुभव के आधार पर सीखिएगा। आप अपने मुख पर हाथ लगाएं और इनको पढ़ें। कहे का, हवा नहीं है, खा, हाथ पे हवा आती है ना, तो का पर हवा नहीं आई, खा पर हवा आई, गा पर हवा नहीं आई, घा पर हवा आई, गा पर वैसे ही नहीं आई। अर्थात हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा क्या कहलाएंगे, अल्प प्राण कहलाएंगे। अल्प प्राण हर वर्ग का तीसरा, हर वर्ग का हो गया पहला, तीसरा, पांचवा। का बोले हवा नहीं है, गा बोले हवा नहीं है, अंगा बोले नहीं है। उसी तरह से आपने चा बोला, हवा नहीं आई, जा बोला, हवा नहीं आई, इया बोला, हवा नहीं आई। अर्थात जिन वर्णों को बोलते समय आपके मुख से हवा नहीं निकले वो अल्प प्राण कहलाएंगे या कम हवा निकले। जैसे कि आप क्या कहेंगे, या, रा, ला, वा, अर्थात जो अंतस्थ व्यंजन है वो भी अल्प प्राण में चले जाएंगे। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि अल्प प्राण उन वर्णों को कहते हैं जिन वर्णों को बोलते समय हमारे मुख से कम हवा निकलती है, और ये होते हैं हर वर्ग के पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन अर्थात या, रा, ला, वा। अब महाप्राण क्या है फिर, महाप्राण का मतलब है जिन वर्णों को बोलते समय ज्यादा से ज्यादा हवा निकले। तो हवा किन वर्णों को ज्यादा से ज्यादा बोलने पर निकल रही है, देखिएगा, खा, घा, अर्थात हर वर्ग का दूसरा, चौथा प्लस ऊष्म व्यंजन। महाप्राण जिन वर्णों को बोलने में ज्यादा हवा निकले मुख से, तो हर वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा वर्ण हो गया खा, चौथा वर्ण हो गया घा, यहाँ पर छा और झा। अब इस वीडियो को देखने वाले जो संस्कृत वाले हों तो उन्होंने पाणिनि मुनि का एक सूत्र पढ़ा होगा, जो उन्होंने महाप्राण प्रत्याहार सूत्र लिखे हैं। प्रत्याहार सूत्र में उन्होंने एक ही सूत्र दे दिया, खफ छठ थ चट त, अर्थात खफ छठ थ हर वर्ग का ख, फ, छ, ट, थ
के मुख से ज्यादा हवा निकलती है, इसलिए वो महाप्राण कहलाते हैं। तो इस तरह से आपके सारे व्यंजन हो गए, और जितना भी संक्षिप्त थोड़ा मैंने जल्दी पढ़ाया है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार पुनः हम रिवीजन कर लेते हैं। हिंदी की वर्णमाला में कुल वर्ण है 52, कुल स्वर है 13 और कुल व्यंजन है 39। कहीं कहीं पर क्या है ना, एक ऑप्शन मिलता है 33 का, एक ऑप्शन मिलता है 36 का। जब कुल पूछे जाए तो 39 है, जब आपके ये वाले वर्ण संयुक्त और आगम खत्म कर दिए जाए तो 33 है। संयुक्त और आगम खत्म करके 33 हो जाते हैं, और जब संयुक्त मिला दिए जाते हैं 36 हो जाते हैं, और फिर जब आगम भी मिला दिए जाते हैं तो 39 हो जाते हैं। स्पर्श व्यंजन बराबर 25, अंतस्थ व्यंजन बराबर 4, ऊष्म बराबर 4, संयुक्त बराबर 4, आगम वर्ण बराबर 3। अल्प प्राण यदि बात करें तो अल्प प्राण कम ध्वनि कम हवा देने वाले, अर्थात कम वायु निकालने वाले, हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा प्लस अंतस्थ, और महाप्राण में हो गया हर वर्ग का दूसरा चौथा प्लस ऊष्म। इसके अलावा मैं दूसरी ओर थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसमें ही एक प्रश्न आता है, अर्ध स्वर क्या है? अर्ध स्वर क्या है? अर्ध स्वर, स्वर तो स्वर है, जो आ से अह तक आपने पढ़े हैं वो तो मूल 13 स्वर हो ही गए, कुल स्वर हो गए 13, मूल हो गए 11। लेकिन अगर आपसे पूछ ले अर्ध स्वर क्या है, तो अर्ध स्वर होता है आपका या और वा। फिर एक प्रश्न पूछते हैं कि लुंठित वर्ण कौन सा है? लुंठित वर्ण होता है आपका रा, और पार्श्विक जहां पूछ लिया वो होता है, पार्श्विक वर्ण होता है ला। रा जब आपकी जिह्वा मूर्धन्य की तरह करे, री बोलते हैं, या फिर टठ डढ़ ना बोलते हैं, मूर्धन्य जिह्वा के दोनों साइडों से हवा निकलने पर मूर्धा या फिर लुंठित कहलाता है। कभी कभी इनसे संबंधित भी प्रश्न आ जाते हैं, अर्धस्वर, लुंठित या पार्श्विक वर्ण कौन कौन से हैं, किस प्रकार से हैं, वो भी इस वीडियो में आपको बता दिए गए हैं। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। बहुत कम समय में मैंने इसको खींचने की कोशिश की है। यदि हम पूरा पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल इसकी निकल करके आती है, और इसमें प्रश्न बहुत अच्छे से सी-टेट में पूछे जाते हैं, यूपी-टेट में पूछे जाते हैं। हा कौन सा वर्ण है, ऊष्म है, अंतस्थ है, या फिर आपका स्पर्श है। ला का उच्चारण स्थान क्या है, ला कौन सा वर्ण है, आ का उच्चारण स्थान क्या है। इसी तरह से आपको सारे प्रश्नों के उत्तर तैयार करने हैं। कुछ मैंने उदाहरण आपको पेश कर दिए हैं प्रश्नों से संबंधित, बाकी आप पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व करते रहिएगा। और यदि कहीं पर ना समझ में आए तो प्लीज़ मेरे को वीडियो के लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइएगा, और कुछ सुधार चाहते हैं तो भी कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, और अगली वीडियो मैं पुनः लेकर के आऊँगी वर्तनी विश्लेषण की, क्योंकि हम क्रम से चलेंगे। वर्णों के सारे भेद हमने पढ़ लिए हैं, व्यंजन पढ़ लिए हैं, अब वर्तनी विश्लेषण हम लोग पढ़ेंगे। जल्दी ही आपके सामने वर्तनी विश्लेषण की वीडियो लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए